बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बेटे, ट्रांसक्रिप्शन जिस तरह पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बेटे अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है कि this is the process in which an RNA copy of the DNA sequence encoding the gene is produced with the help of an enzyme RNA polymerase। मतलब क्या हुआ? डीएनए के सीक्वेंस की कॉपी बनती है किसकी फॉर्म में? आरएनए की फॉर्म में। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसमें बेटे अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब डीएनए से डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है तो दोनों स्ट्रैंड यूज़ होते हैं। ठीक है, और वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में हो जाती है रेप्लिकेशन। लेकिन जब हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, डीएनए से आरएनए बनना है तो सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज़ होगा जिसमें डीएनए की कॉपी बनेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉपी ऑफ डीएनए इज़ नोन एज मैसेंजर आरएनए। यानी कि मैसेज कोड हुआ है ना, तो मैसेंजर आरएनए। तो एक स्ट्रैंड यूज़ हुआ। ठीक है, एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब किया गया, एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन ली गई, और उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और ऑपोजिट स्ट्रैंड उसको हम क्या बोल देंगे? सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। बेटे सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड आपको पता है ना? अगर हम लोगों ने दो स्ट्रैंड है हमारे पास, ये देखें बेटे हमारे पास, अगर हम कहते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये क्या है? सेंस स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे जो कोडिंग होगी वो सिमिलर होगी सेंस स्ट्रैंड से। ठीक है, देखो इसकी कॉपी हो रही है ना। यहाँ पे अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड टी है, ए है, सी है, तो टी का अपोजिट क्या होता है? टी के साथ को क्या बाइंड करता है? ए बाइंड करता है, और यहाँ पे भी ए बाइंड हुआ है। और अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा? ये आरएनए है ना, तो यहाँ पे टी की जगह क्या होगा? यू होगा, और डीएनए के अंदर क्या होगा? टी होगा। और सी के साथ क्या बाइंड करेगा? जी बाइंड करेगा, और यहाँ पे भी जी है। तो ये क्या है? सेंस स्ट्रैंड। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो टेम्पलेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी हुई है किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। या एंटी सेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी हुई है किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इस वजह से इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए बन गया। और बेटे मैसेंजर आरएनए हमेशा किसकी डायरेक्शन में बनता है? 5:5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्यों 5 to 3' में होता है, कि 5' पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3' पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी होती है? 3' एंड की होती है। इस वजह से स्ट्रैंड प्रोसीड करता है टुवर्ड्स द 3' एंड। ठीक है, तो डायरेक्शन जो रेप्लिकेशन होगी या ट्रांसक्रिप्शन होगी, सबकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? 5' to 3'। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है बेटे, उसके बाद हमें डायरेक्शन भी पता चल गई। हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज या एंजाइम्स की। एंजाइम अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर हम देखते हैं तो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है जो तीनों तरह के आरएनएज को सिंथेसाइज करवाता है। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों आरएनए, तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करवाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। और अगर हम देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर तो आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको सिंथेसाइज करवाएगा? राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको सिंथेसाइज करवाएगा? मैसेंजर आरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको सिंथेसाइज करवाएगा? ट्रांसफर आरएनए को। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको डिफ्रेंशिएशन कंपैरिजन में भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूकैरियोट्स में कौन सी टाइप का पॉलीमरेज किस टाइप ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करवा रहा है। ठीक है बेटे, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे स्टार्ट होने हैं? पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि उसको आरएनए पॉलीमरेज 3 को भी ज़रूरत होती है किसकी? प्राइमर की। ठीक है,
प्राइमर किसके साथ जाके बाइंड करेगा, डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन। ठीक है बेटे, जिसके ऊपर जाके प्राइमेज अटैच होगा और वो उसको रिकग्नाइज कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 3, और उसके साथ जाके क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा और क्या करवा देगा, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करवाएगा। तो प्रोमोटर सीक्वेंस ज़रूरी होता है ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के लिए, ये इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, कैसे होता है बेटे, प्रोमोटर कौन कौन सा होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर TTGACA और TATAAT टाटा बॉक्स होगा या TTGACA बॉक्स होगा। इन दोनों में से कोई भी प्रोमोटर सीक्वेंस उसको रिकग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और फिर उसके साथ प्राइमेज उसको क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा और फिर उसके ऊपर पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाएगा और फिर उसको क्या करवा देगा, इनिशिएट करवा देगा ट्रांसक्रिप्शन को। TTGACA या -35 सीक्वेंस और टाटा या -10 सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रोमोटर सीक्वेंस हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। -35 इससे अपस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि कोडिंग रीजन से पहले होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस में जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होनी थी और इस साइड को ट्रांसक्रिप्शन ने जाना था, तो इससे पहले यहाँ पे कहीं पे ये वाला सीक्वेंस होगा 35 न्यूक्लियोटाइड से पीछे, यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस होगा जिसको प्रोमोटर सीक्वेंस कहेंगे। प्राइमेज इसको रिकग्नाइज करवाएगा और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देगा और वहाँ से क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, वो -35 पे हो सकता है, -10 पे होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, टाटा बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, और यूकैरियोट्स के अंदर ये दोनों कहाँ कौन सी साइट्स होती हैं, -75 पे साइट उसको बोलते हैं या -25 साइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए प्रोमोटर को आरएनए प्राइमर जो होता है वो क्या करेगा, या प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, रिकग्नाइज कर लेगा। तो पहला स्टेप क्या है बेटे, आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर के साथ क्या बाइंडिंग, और ये कौन करवाता है, सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज इसका जो एक पार्ट है, कंपोनेंट है कौन सा, सिग्मा फैक्टर, वो क्या करवाएगा, इनिशिएशन करवाएगा। ठीक है बेटे, ये यहाँ तक आपको पता चल गया कि किस तरह से वो करवाएगा। अब फर्स्ट स्टेप भी हमें पता चल गया, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि होगा क्या, डीएनए स्ट्रैंड क्या करेगा, ओपन अप होगा। आपके पास फिगर है 20.25, आपने इसको साथ साथ बेटे देखना है जब ये चीज़ समझनी है। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड ओपन अप हो जाएगा और वहाँ पे आके टेम्पलेट एंजाइम के साथ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ एंजाइम आके अटैच हो जाएगा और वो क्या इस तरह से क्या बना लेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल एक बना लेगा। ठीक है बेटे, जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगी, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव डाउन नीचे नीचे जाती जाएगी। ठीक है, और ग्रोइंग स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, प्रोट्रूड होता जाएगा बबल से, मैसेंजर आरएनए लंबा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ये बाहर निकलता जाएगा। यहाँ से बन गया, इतना बन गया, बबल आगे मूव कर गया और ये बबल से बाहर आ गया। समझ आ गई है, ये वाली साइड क्या होगी, बबल से बाहर आती जाएगी। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन हो गई, फिर क्या पहुंच जाएगा, स्टॉप सीक्वेंस। स्टॉप का मतलब क्या है, टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेशन करना है आरएनए की सिंथेसिस को। कंप्लीट हो गई उसकी ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीट हो गई, आरएनए ने क्या करना है, अब टर्मिनेट करना है, उसकी सिंथेसिस ने टर्मिनेट करना है। और कैसे होगा, जो स्टॉप सीक्वेंस होता है वो सीरीज़ होती है किसकी, जीसी, गवानीन और साइटोसिन, गवानीन साइटोसिन एक लंबी सीरीज़ होगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, एडेनिन और थायमिन के पेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे, एडेनिन थायमिन ये सारे पेयर स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि अब स्टॉप सिग्नल है, अब क्या करवानी है, टर्मिनेशन करवानी है। और जीसी के ऊपर बेटे क्या बन जाएगी, हेयर पिन की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जीसी हेयर पिन बन जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पे 80 सीक्वेंस थे ना, और वहाँ पे
मैसेंजर आरएनए के ऊपर ज़्यादा यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो जाएंगे और जब हेयरपिन बनेगी और इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, अपने सिंथेसिस को स्टॉप करवा देगा और आरएनए को टर्मिनेट करवा देगा। समझ आ गई है? इस तरह से ये हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हुई है? न्यूक्लियस में हुई है। ठीक है बेटे। अब न्यूक्लियस में जाहिर है डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ हुई है? न्यूक्लियस के अंदर हुई है। अब क्या होना है, मैसेंजर आरएनए ने बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करना है। जब मैसेंजर आरएनए ने साइटोप्लाज्म के अंदर आना है तो उसको इतने ज़्यादा ख़तरे हैं कि अब उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं क्या हम उसको कह सकते हैं, शिकारी हमला कर सकते हैं। तो अब उसको रोकना कैसे है बेटे? कैसे रोकेंगे कि मैसेंजर आरएनए को दोनों साइडों से कवर करवा लिया जाता है। साइटोप्लाज्म में मूव करने से पहले प्रोकैरियोट्स को तो कोई मसला नहीं है, प्रोकैरियोट्स का तो डीएनए भी कहाँ पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, वहाँ पे ही प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सारी कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है। लेकिन बेटे अब यहाँ पे क्या, अब क्या उसका नाम है, जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। अब मैसेंजर आरएनए ने साइटोप्लाज्म में आना है तो उसके अंदर सर्टेन चेंजेस आएंगी जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट बाद में किसके? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर। वो कौन सी हैं बेटे? एक तो 5 प्राइम कैपिंग हो जाएगी और दूसरी साइड पे पॉली ए टेल लग जाएगी। कैप और टेल, फ्रंट पे कैप, दूसरी साइड पे टेल। ठीक है, दो ही तो एंड है, एक 5 प्राइम एंड है और एक 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे कैप आ जाएगी और 3 प्राइम एंड पे टेल आ जाएगी। अब 5 प्राइम पे कैप कैसे आएगी? हमें पता है 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे के साथ जाके क्या बनेगा? इंटरेक्शन कर लेगा और उसको हम क्या बोलेंगे कि उन्होंने क्या बना लिया है? कैप बना लिया है और इसको क्या बोलते हैं? 7 मिथाइल जीटीपी। ठीक है, 7 मिथाइल जीटीपी। अच्छा जी, उसके बाद कैप किसकी फॉर्म में है? 7 मिथाइल जीटीपी। कैसे बेटे? फॉस्फेट का एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरेक्शन हो गया और उसने क्या बना ली? कैप बना ली। और 3 प्राइम एंड पे ज़्यादा सारे एडेनिन 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 ऐसे वो ऐड होते जाएंगे और क्या बना लेंगे? टेल बना लेंगे। पोली ज़्यादा सारे एडेनिन ऐड हो गए कहाँ पे? 3 प्राइम एंड के ऊपर उन्होंने क्या बना ली? टेल बना ली। जब ये दोनों मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी और फिर वो न्यूक्लियस से कहाँ मूव कर जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ये मूव कर जाएगा और वहाँ पे फर्दर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। ये क्या थी बेटे? हमारी ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना है? जेनेटिक कोड, फिर ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद म्यूटेशंस। अब हम जीन कोड की बात करते हैं। जीन कोड क्या है बेटे? अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो जेनेटिक कोड कॉम्बिनेशन है किसका? 3 न्यूक्लियोटाइड का, जो स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। ठीक है, अब एक कोडोन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो स्पेसिफाई कर देते हैं किसको? स्पेसिफिक या पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। फॉर एग्जांपल AUG। AUG क्या है? एक कोडोन है जो किसको स्पेसिफाई कर रहा है? एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिथियोनिन। और AUG को स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? मिथियोनिन को कोड कर रहा है। अब हमारे अंदर कितने डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं? 20 टाइप्स के 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं जो कॉमनली प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये हमारे पास कितने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड है ना। कौन कौन से? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन। ये 3 हमारे अंदर 4 हमारे अंदर क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं कि ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड कर सकें? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये पेयर की फॉर्म में 4 की पावर 2
2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके कोड बनाएंगे तो ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ किसको करेंगे? 16 को। 4 रेज़ पावर 2 होगी तो 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 अमीनो एसिड को ये कोड करेंगे, 20 को कोड नहीं करेंगे। अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कोड बनाते हैं तो 4 रेज़ पावर 3, 4 × 4 × 4 इक्वल टू 64। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, किसके? 3 के। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके उन्होंने 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना ली हैं। तो हमारे पास कहाँ 64 और 20, इसका मतलब है एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड जो हैं वो सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। समझ आ गई है? तो हमेशा किसकी फॉर्म में जेनेटिक कोड होता है? 3 के कॉम्बिनेशन में जेनेटिक कोड बनता है। उसके बाद बेटे इसको बहुत ज़्यादा चेक किया गया। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किए गए क्या कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? क्रिक ने सबसे पहले किया था ना बेटे, उसके बाद मार्शल नेरनबर्ग था, फिलिप लैडर था और हरगोबिंद खुराना। इन सब ने मिलके क्या किया? इसको अगेन एंड अगेन टेस्ट किया कि हाँ जी ये 3 कॉम्बिनेशन वाला जेनेटिक कोड ठीक है। उन्होंने बेटे आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया और उसी से एक प्रोटीन बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और उन्होंने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल 3 कॉम्बिनेशंस वाला ही जेनेटिक कोड होता है। अब 64 डिफरेंट है ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसे कोडोन्स भी हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे UAA, UAG, UGA। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं बेटे? स्टॉप कोडोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, UAA, UAG, UGA ये नॉनसेंस कोडोन है या स्टॉप कोडोन्स हैं कि जिस तरह से जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जैसे ट्रांसलेशन हो रही है मैसेंजर आरएनए के अंदर, अगर ये कोड आ गया है तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है कि वहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो गई है बेटे? कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक कोड क्या है बेटे? यूनिवर्सल है। उन्होंने जब चेक किया जेनेटिक कोड को किसके अंदर? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल AGA जो है वो बैक्टीरिया के अंदर आर्जिनिन को कोड करता है। AGA से आर्जिनिन बनती है। ठीक है, तो उन्होंने बाकी सब के अंदर भी ये चेक किया कि इसकी यूनिवर्सलिटी है या नहीं है। तो उन्हें क्या पता चला कि अगर इसको यूकैरियोट्स में भी ट्रांसलेट करवाया जाए तो ये आर्जिनिन ही बनता है। एक्सेप्शन यहाँ हमारे पास किसकी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स हमने देखे जैसे UGA है ये स्टॉप कोडोन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको UGA को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा तो ये क्या बना रहा था? ट्रिप्टोफैन। ये UGA यूकैरियोट्स के अंदर स्टॉप कोडोन था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा तो ये ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा था। और AUA ये भी क्या बना रहा था? आइसोल्यूसिन बना रहा था और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और AGA और AGG ये टर्मिनेशन कोडोन बना रहे थे, आर्जिनिन नहीं बनवा रहे थे। यूकैरियोट्स के अंदर ये आर्जिनिन बनाते हैं AGG। ठीक है, और AGA, लेकिन उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप सिग्नल्स थे, टर्मिनेशन कोडोन्स थे। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक कोड है ये यूनिवर्सल है एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 टॉपिक्स बेटे हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसलेशन का टॉपिक। ट्रांसलेशन की बेटे अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट में, ट्रांसलेशन जो होती है इनिशियल पोर्शन मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं राइबोसोमल आरएनए के साथ राइबोसोम्स के अंदर, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर लाई करेगा। किस तरह से कि इसका जो कोडोन है वो एक्सपोज हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड साइट जो होती है वो एक्सपोज हो सकती है एनी टाइम। ये मैंने किसकी बात की? प्रोकैरियोट्स की बात की। ठीक है बेटे, ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको ये देखो ये ट्रांसफ़र आरएनए है।
पिछले लेक्चर में आपको ट्रांसफ़र आरएनए का प्रॉपर 3 क्लोवर लीफ बताया था ना, और उसके एक साइड पे अमीनो एसिड अटैच होता है। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए है और इसके साथ क्या अटैच है, ये क्या अटैच है बेटे, ये अमीनो एसिड अटैच है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं तो मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और उसमें हमारे पास तीनों टाइप के आरएनए यूज़ होते हैं। ये देखें, जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, और राइबोसोम्स के अंदर क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए है। ये तीनों यूज़ होते हैं किसके अंदर, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है बेटे, अब देखो कैसे ये होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या बनेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटे क्या बनता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अच्छा जी बेटे, अब हम प्रॉपर आपको मैं इसका प्रोसेस बता देती हूँ। हमारे पास है क्या, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर कितनी, जो स्मॉल सब यूनिट है उसके ऊपर 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेजेस साइट या अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेजेस सिंथेटेज उसकी साइट, पी साइट पेप्टिडल साइट और ई साइट एग्जिट साइट। अब क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र आरएनए सबसे पहले आके अटैच होगा किसके ऊपर, ए साइट के ऊपर। ठीक है, उसकी क्या होगी, उसकी अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज ने क्या करवा लिया है, इसकी अटैचमेंट करवा लिया है कोडोन के साथ। ठीक है, एक कोडिंग सीक्वेंस के साथ। अब ये क्या करेगा, जब इसको कन्फर्मेशन हो गई तो ये मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा उधर मूव करेगा और ये ट्रांसफ़र आरएनए कहाँ पे आ जाएगा, पेप्टिडल साइट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये अमीनो एसिड को जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था ट्रांसफ़र आरएनए, उसने अपना अमीनो एसिड किसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एग्जिट साइट पे चला जाएगा और ये मूव कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर ये मूव करते जाएंगे। बेटे होता क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, एंटीकोडोन था, वो बाइंड कर जाएगा मैसेंजर आरएनए की एक्सपोज साइट के ऊपर, और राइबोसोम मूव करेगा किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। और सक्सेसिव कोडोन जो होंगे, दोनों साइड के जो कोडोन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, और ट्रांसफ़र आरएनए की सीरीज़ बाइंड करती जाएगी वन आफ्टर अनदर किसके ऊपर, एक्सपोज्ड कोडोन के ऊपर। ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या था, अमीनो एसिड था, और वो ऐड करवाता जाएगा और पेप्टाइडल चेन बनती जाएगी। ये ट्रांसफ़र आरएनए एग्जिट साइट पे जाने से पहले अपना अमीनो एसिड इधर ए साइट वाले को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र करता जाएगा, और वो ए साइट वाला तब तक कहाँ आ गया होगा, पी के साथ आ गया होगा, और ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिस तरह से ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ इलोंगेशन फैक्टर है ना, इसी तरह जब पहला ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होता है उसके पास इनिशिएशन फैक्टर होता है, वो क्या करवा देता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। AUG जैसे स्टार्ट कोडोन है, इसको वो क्या करेगा, मिथियोनिन वाला अमीनो एसिड आके सबसे पहले अटैच होगा और वो इनिशिएशन स्टार्ट करवा देगा। फिर जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होता जाएगा उसके साथ क्या होगा, इलोंगेशन फैक्टर होगा, और वो इस चेन को अमीनो एसिड का या पॉलीपेप्टाइड की चेन को क्या करवाया जाएगा, वो इलोंगेट करवाता जाएगा। समझ आ गई है बेटे। जब ये सारा प्रोसेस होता चला जाएगा, ठीक है, ये जब सारा प्रोसेस होगा तो फिर उसके बाद एंड पे क्या आ जाएगा, ये नॉनसेंस कोडोन आएगा। नॉनसेंस कोडोन को यानी कि UAA, UAG या UGA इसमें से कोई भी आके यहाँ पे रिकग्नाइज करेगा अमीनो एसिड को, और ये फिर पेप्टाइड चेन सेपरेट हो जाएगी और ट्रांसफ़र आरएनए मूव कर जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बेटे, और ये किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। जिस तरह हमने ये लिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उसके बाद ये मूव कर जाएगा, इलोंगेशन जो होगी वो नॉनसेंस कोडोन के साथ टर्मिनेट हो जाएगी, और इसको रिकग्नाइज कौन करेगा,
रिलीज़ फैक्टर क्या करेंगे, इसको रिकग्नाइज करेंगे कि नॉनसेंस कोडॉन आ गया है और उसके बाद क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। ये हमारा बेटे क्या था, ट्रांसलेशन का प्रोसेस था। ठीक है, इसको आप डायग्राम्स के साथ, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ 2-3 डायग्राम्स बनाई हैं, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, प्रोसेस की, और आपकी बुक पे भी डायग्राम्स बनी हुई हैं, उसके हिसाब से आपने क्या कर लेना है, इसको समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या होती हैं, अब हमारे अंदर डीएनए इनॉर्मस अमाउंट में है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में डीएनए है कि जब सारे सेल्स का एडल्ट के अंदर हम डीएनए को लाइन अप कर लें तो वो 100 बिलियन किलोमीटर्स लेंथ बन जाएगी, और वो 60 टाइम्स कितना डिस्टेंस बनाएंगे, अर्थ से जुपिटर तक डिस्टेंस अगर 60 टाइम्स कर दें तो उतनी लेंथ बनेंगी। इतना ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं हमारे अंदर। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, सेल्स के अंदर अगर डीएनए को हम क्या कर लेते हैं, और सारे सेल्स का डीएनए का इकट्ठा कर लेते हैं ह्यूमंस का, तो उसको एक लाइन में मतलब उसको लेड कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, उसका डिस्टेंस कितना बनेगा, 60 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। और बेटे इसमें अगर किसी की भी किस्म का कोई चेंज आता है, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज आता है, रेप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाती है, जेनेटिक मैसेज क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। ठीक है, म्यूटेशन अगर सोमैटिक सेल्स में होगी तो वो बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन अगर वो जर्म लाइन सेल्स में होगी तो वो बच्चों तक ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। ठीक है, दो तरह की है ना म्यूटेशन, एक ट्रांसफ़र सोमैटिक सेल्स में होंगी, एक कहाँ पे होंगी, जर्म लाइन सेल्स के अंदर होंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर जो म्यूटेशंस हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखें तो वो कुछ होंगी क्रोमोसोम के अंदर जीन की पोजीशन की चेंज होने की वजह से, क्रोमोसोमल अब्रेशन इसको बोलते हैं। कुछ होती हैं पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, दो तरह की है ना, क्रोमोसोमल अब्रेशन और पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल अब्रेशन अगर हम देखते हैं तो ये मेगा चेंज होता है, जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या होगा, लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा, और डिप्लॉयड नंबर को वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, या फिर क्या होगा बेटे, इसमें डिलीशन हो सकती है, डिलीट हो जाना किसी क्रोमोसोम का, इंसर्ट हो जाना, इन्वर्ट कर जाना, अपनी पोजीशन चेंज कर जाना, उलट जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से सिंड्रोम्स कॉज होते हैं। कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, ये क्रोमोसोमल अब्रेशन की वजह से होते हैं। अगर पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं तो क्रोमोसोम के किसी एक पॉइंट के ऊपर जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से मैसेज क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोमल ऑपरेशन सिर्फ एक बेस पेयर की चेंज होने की वजह से, या बेस पेयर में थोड़ा सा एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर्स होते हैं डीएनए के अंदर जो होते हैं, वो रेप्लिकेशन की वजह से, रेप्लिकेशन के में मिस्टेक की वजह से भी हो सकते हैं, जिसकी वजह रेप्लिकेशन की मिस्टेक या म्यूटाजेंस क्या हैं जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं, वो क्या रेडिएशंस भी हो सकती हैं और केमिकल्स भी हो सकते हैं। इनकी वजह से भी क्या होती हैं, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशंस, जिस तरह यहाँ पे बेस सब्स्टिट्यूशन, कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर एक की जगह पे कोई और आके लग गई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटे, उसको ये भी पॉइंट म्यूटेशन है। इंसर्शन, कोई और न्यूक्लियोटाइड या कोई और नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो गया, इंसर्ट हो गया, उसको क्या हम बोलते हैं, इंसर्शन। यहाँ पे बेटे क्या थी कि एक की जगह पे, जैसे ए की जगह पे जी आ गई या जी की जगह पे सी आ गई, ये क्या है, बेस सब्स्टिट्यूशन। इंसर्शन
इंजर्जन ये है कि यहाँ पे बाकी सारी बेसिस तो पूरी हैं, कोई और एक और आके इसके अंदर क्या हो गई है, ऐड अप हो गई है, इसको क्या बोलते हैं इंजर्जन। और डिलीशन क्या है, जैसे यहाँ से एक का किसी भी जेनेटिक बेस का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, इसको क्या बोलते हैं डिलीशन, जिसकी वजह से मैसेज सारा का सारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जीन पोजीशन की चेंजेस भी हो सकती हैं, ट्रांसपोजिशन और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। ट्रांसपोजिशन के ए बी सी था, बी की जगह सी आ गई, सी की जगह बी आ गई। और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के यहाँ पे बी इधर था तो यहाँ से उतर के वो किसी और के क्रोमोसोम के साथ जाके चला गया और इसका आके पार्ट इसके साथ लग गया। ये ब्लैंक था, ब्लैंक इधर लगा हुआ था और ये बी ऊपर था ना, तो ये ऐसे एक दूसरे को इसने चेंज कर लिया है पार्ट को, ठीक है बेटे, दूसरे किसी क्रोमोसोम के साथ। तो ये सारी क्या है, म्यूटेशंस हैं। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन में आपके पास दो एग्जांपल्स आती हैं, एक तो सिकल सेल एनीमिया, वो कॉमन एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है, क्या थी, सिकल सेल एनीमिया और फेनाइल कीटोन्यूरिया, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं बेटे, ये किस वजह से होती है कि एन टर्मिनल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के एन टर्मिनल पर 6 पोजीशन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आके लग गई है, तो वो जो सर्कुलर शेप का हीमोग्लोबिन था वो सिकल शेप का हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। दूसरी एग्जांपल है बेटे फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये किसकी वजह से है कि एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है। और फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लग जाता है किसके अंदर, कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्रेन फेल हो जाता है, डेवलप नहीं करता, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, पॉइंट म्यूटेशंस के डिसऑर्डर हैं, ठीक है। ये बेटे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, नेक्स्ट में 21 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।